सभी साथियों को अनुत्तर का नमस्कार। और पीजीटी यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन जिसे आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, जिसके एग्जामिनेशन होने की संभावना भी लगभग बढ़ रही है। तो मेरा मानना ये है कि आखिरकार आज हम लोग बात करेंगे इस मेथड पर, इस कंसेप्ट पर बात करेंगे आपसे कि पेपर में ऐसा क्या परिवर्तन आने की उम्मीद है और किस बेस पर क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, इस पर भी चर्चा करेंगे और पुराने पेपर्स की भी कुछ एनालिसिस हमारी रहेगी। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग, एक तो आप सावधान हो जाइए, बहुत सारे ऐसे लोग भी अब पीजीटीज के ऊपर अपना डिस्कशन देते हैं जिन्होंने पीजीटी एग्जामिनेशन देने जाते हैं और पीजीटी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि उनकी समस्या ये है कि अब वो ये चाहते हैं कि पीजीटी क्वालिफाई भले ना हो, लेकिन हाँ, हम लोग जो हैं वो दूसरों को सलाह दे। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, डिस्कशन बहुत अच्छा होता है। डिस्कशन अगर आप लोग नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो डिस्कशन आपस में करिए, इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आप कोई ऐसी चीज पर विश्वास न करिए जो चीज वो वहां तक नहीं पहुंचे, फिर भी आपको जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन वो ऑलरेडी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इंफॉर्मेशन कलेक्शन वो है जो इंफॉर्मेशन आयोग से होती है, न्यूज़पेपर के थ्रू होती है। और जो ये तो आप भी जान रहे हैं कि आयोग अपनी कोई बहुत अंदर की बात आपको नहीं बता करके दे सकता है, वो आप भी जान रहे हैं। लेकिन जो चीज़ न्यूज़पेपर से और बाकी लोगों से जो जुड़ते हैं, उनके संपर्क में आती है, वही चीज़ ही मान्य तब तक नहीं होती है जब तक उन पर एक फाइनल मोहर एग्जामिनेशन की नहीं लगती है। तो इसलिए आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए कि जो ऑलरेडी पीजीटी की प्रिपरेशन कर पा रहे हैं और हमेशा लगातार वो 80 क्वेश्चन की रेंज में पहुंच पा रहे हैं, यानी बॉर्डर लाइन पे हैं, ऐसा नहीं है, फाइट कर रहे हैं। बॉर्डर लाइन 80 आप बोला ही है मैंने, 80 जो होता है ये बॉर्डर लाइन माना जाता है और इसी बॉर्डर लाइन पर वो लोग हैं। फिर भी आपको बताएंगे कि भाई ये पीजीटी की कहानी है, पीजीटी में ये पेपर होता है। ये सब चीज़ों में आप परेशान ना होइए, आप एक परफेक्ट एक चैनल पर रहिए और अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करते रहिए। देखिए, सबसे पहली बात हम आपसे ये करने जा रहे थे कि आखिरकार पेपर में क्या बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना बन सकती है। पेपर में क्वेश्चन का जो पैटर्न है, आखिरकार क्वेश्चन को जो सेलेक्ट किया जा रहा है, क्वेश्चन का सिलेक्शन जो हो रहा है, वो आखिरकार कहाँ से, क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है, क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है उसका क्या बेस लिया जा रहा है, इस बात पर भी आज हमारी चर्चा रही। क्वेश्चन का सिलेक्शन जो होता है, क्वेश्चन का सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन नहीं, क्वेश्चन का सिलेक्शन जो होता है वो कहाँ से होना चाहिए, कहाँ से करें, कहाँ से करें कि पेपर पैटर्न पर रहे, पेपर पैटर्न, ठीक है ना, पेपर पैटर्न पर रहे। अब मान लीजिए, मैं आपकी बात ये मानता हूं कि थोड़ी देर के लिए कि हमने ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो क्वेश्चन हमें ये जरूर बताएं, जो क्वेश्चन हमें ये समझाएं कि आखिरकार हमें कौन कौन से क्वेश्चन अब टच करने चाहिए और कौन क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए। इन चीज़ों पर भी हमारा विशेष अब लुक आना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, 3 एग्जामिनेशन लगातार, जैसा कि यूपी पीजीटी ने दिया है एग्जामिनेशन अपना, और यूपी पीजीटी अगर मैं देखता हूं, अगर नोट कर पाता हूं, तो यूपी पीजीटी 2011, यूपी पीजीटी 2000, पहले मैं 9 पर चलता हूं, उसके बाद यूपी पीजीटी 2010 पर चलता हूं, 2010 पर चलता हूं, थोड़ी सी एनालिसिस बताता हूं फिर आपको जानकारी देता हूं। 2010 पे आ गया, फिर यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन 2013 की मैं बात कर रहा हूं, 2013 की बात कर रहा हूं। उसके बाद यूपी पीजीटी 2016 हुआ था, लेकिन उससे पहले 21 हो गया था। 2000 पीजीटी 2000, यहां पर आ जाइए 16, फिर यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन 2021। इतने एग्जामिनेशन आपने देखे। ये एग्जामिनेशन, ये जो था, ये लास्ट वाला एग्जामिनेशन जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि इस पर जो है वो बहुत सारी नियुक्तियां जो रुकी हुई थी वो होनी थी, यहाँ पर सुप्रीम पावर लगी हुई थी।
और बाकी पेपर जैसे नॉर्मल थे उसी कंडीशंस में हो रहे थे, 2016 तक हुए। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और जानकारी देना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत अहम होगी। देखिए, यहाँ तक 2009 और 10 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, मेरे पास पेपर अभी भी रखे हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन थे यहाँ पर। इन डायरेक्ट क्वेश्चन को अगर देखा गया तो मीन्स जैसे पूछ लिया गया कि एक इसमें से कौन सा पोलर सॉल्वेंट है, कौन सा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें से ग्रिग्नार्ड एजेंट किसे कहते हैं, या आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला क्या होगा, फिर या इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, या यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये 2010 तक चला, यहाँ भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। इनमें भी बहुत बड़ा चेंज नहीं था। यानी कि ये दो पेपर अगर आप उठा करके देखते हैं, अगर आप मेरी बात को एग्री कर रहे होंगे तो इनबॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करेंगे। तो ये दोनों पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन पे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड थे। और आपको ये भी बताने, 2011 छूट गया, इसमें 2011 मुझे लिखना था, वो पेपर भी नॉर्मल था, बहुत टिपिकल पेपर नहीं था। तो मैं काम ये कर लेता हूँ कि इसको बना देता हूँ 2011-13, इसको मिटा करके नीचे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2011। ये पेपर भी नॉर्मल पेपर था, ये पेपर भी नॉर्मल था। और इन सभी पेपर्स में जो मेरिट थी, अगर मुझे जानकारी है तो मेरिट 100 के अबव थी इनमें पेपरों में। इन पेपर में 100 पार करना ही था, तभी सिलेक्शन हो रहा था, उससे पहले सिलेक्शन नहीं हो रहा। कैटेगरीज छोड़ दिए, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 100 प्लस ही है, तभी सिलेक्शन की संभावना हुई। उससे पहले संभावना कोई नहीं थी, क्योंकि पेपर नॉर्मल और डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड थे। लेकिन 2013 में क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, यानी कि यहीं से ट्विस्टिंग शुरू हुई। 2013 में क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ। 2016 में जो पेपर हुआ, यानी कि ट्विस्टिंग हाई हुई। यहाँ पर ट्विस्टिंग जो थी वो हाई लेवल पर थी, मैक्सिमम थी, हाई लेवल पे थी। और यूपी पीजीटी 2021 का अगर मैंने पेपर देखा तो टिपिकल पेपर, मैक्सिमम टिपिकल यहाँ पर नेस दिखी, यानी मैक्सिमम हार्ड पेपर मुझे यहाँ पर दिखाई दिया पीजीटी लेवल पर। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 2013 के पेपर में अगर आप चले जाते हैं तो 90 की रेंज में, 90 प्लस मतलब 95-94 पे सिलेक्शन हुए। नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहा हूँ, ये बात याद रखिए, जनरल कैटेगरी को लेकर के बात कर रहा हूँ। ट्विस्टिंग हाई हुई 16 में, तो यहाँ पर भी लगभग 95 स्टार में बना देता हूँ, 95 प्लस में भी यहाँ पे गया। लेकिन यहाँ पर जो आया पेपर वो 85 प्लस पे चला गया, यानी देख रहे हैं लगातार मेरिट गिरी, लगातार मेरिट गिरी। इस मेरिट गिरने ने भी ये रिप्रेजेंटेशन दिया कि पेपर भाई साहब हार्ड था 2021 का। तो अब हम लोगों को क्या प्लान करना चाहिए? यूपी पीजीटी के सभी साथी, जितने हमारे पुराने साथी हैं, जितने नए साथी हैं, सभी को एक बार जो है वो एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा इसी के साथ में। एक बार आप मुझे अपने मोबाइल से अपने ग्रुप में हाय लिखिए और मैं आपको कुछ ऐसी तथ्यों से वाकिफ कराऊंगा। मैं आपको अपने आप से दोबारा रिकैप लेना चाहता हूं आपको, और कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है जिनसे कि मैं बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंचा पाऊं, क्योंकि अगर आप मुझसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हो तो मैं चाहता हूं कि यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में जो पेंडिंग हुआ, यूपी पीजीटी पेंडिंग हुआ, वो पीजीटी एग्जामिनेशन आप निकालें। उन सभी साथियों, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो मेरे मित्र, साथी, भाई बहन जो भी हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बैच, जो हमारा बैच है, अगर मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि हमारे बैच थे, बैच एक 8 से 9 का था और एक बैच हमारा 8 से 9 था और एक बैच हमारा 9 से 10 था। ये दोनों बैच हमारे यूपी पीजीटी के थे। यूपी पीजीटी पेंडिंग होने की वजह से ये सभी साथी निराश हुए, और निराश होने के बाद ये बहुत सारे कांटेक्ट में नहीं हो पाए। इनके बहुत सारे साथी जो है वो डिमोरलाइज हो गए, डिमोटिवेटेड हो गए कि एग्जामिनेशन नहीं हुआ, हमने तैयारी पूरी की, ये सब चीज़ें उनके मन में आई कहीं ना कहीं। तो मैं उन चीज़ों को उनके साथ शेयर करके, इसे देखिए क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा दर्द होता है मन में, जो अगर आप हमारे साथ में शेयर करेंगे तो हो सकता है वो दर्द मैं आपका कुछ कम कर पाऊँ और उस दर्द का कोई निवारण कर पाऊँ, जिससे कि आप दोबारा अपने एग्जामिनेशन के लिए एक्टिवेट हो जाएं।
ये मैं चाहता हूं, क्योंकि आप हमसे लंबे समय से जुड़े हैं, हमारा आपका जुड़ाव है, वही एक मोटो है। बाकी दूसरा हमारा कोई अभी इस समय कोई मोटो नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को रिकवर करें, अपने मन को रिकवर करें और अपनी अच्छी सी पोजीशन के साथ में तैयारी करें। तो ये मैंने बात ऊपर हार्डनेस बताई पेपर की। तो अब क्वेश्चन की ट्विस्टिंग में क्या बदलाव किया गया वो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन के अंदर अब जो बदलाव आ रहा है वो लगातार मैं जो देख पा रहा हूं वो मुझे दिख रहा है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस में कन्वर्जन किया जा रहा है। यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है और उनको मतलब जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा रहा है, कन्वर्ट किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप लोग पेपर उठा करके देखिए, जो पुराना पेपर है उनमें से जो डिस्क्रिप्शन बुक का रहता है, बुक का जो डिस्क्रिप्शन रहता है, देखिए अधिकतर क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते थे। लेकिन डायरेक्ट में भी अब आपको जाना पड़ता है एक्सप्लेनेशन की स्टडी पर। एक्सप्लेनेशन पर जब जाते हैं आप, एक्सप्लेनेशन पर जब आप जाते हैं तो वहीं जाकर के जो अंदर की जो चेंजेस होते हैं, जो आपको ऐसे बोल सकता हूँ, जो वेरिएशन जो दिखाई देता है, जहाँ पर वेरिएशन दिखाई देता है, जहाँ पर एक ऐसी चीज़ बनती है इंटरमीडिएट जो हट के रहता है, बस क्वेश्चन वहीं से, यानी एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन से उठाने की कोशिश की जा रही है। और अधिकतर ये कोशिश ऑर्गेनिक में ज़्यादा की जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात तो ये, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी अब क्वेश्चन ना बना करके करते क्या है, मल्टीपल चॉइस, जैसे मान लीजिए पहले पूछा जाता था, मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन का एक एग्जांपल देता हूं और आप इस बदलाव को देख भी पा रहे होंगे, इस बदलाव को आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन के एग्जांपल देता हूं। पहले पूछा गया कि सपोज कर लेते हैं, विच क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, यानी कि अगर आपको ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देनी, उनकी शेप की जानकारी देनी है, तो वो आपको पूछा गया कि भाई बताइए कि कौन सी क्वांटम नंबर, तो आप सिंपली एल बताएंगे कि भाई ये जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एंगुलर क्वांटम नंबर है, एंड सो ऑन, ऐसे करके आप जवाब देते हैं। लेकिन यहां अब क्वेश्चन की ट्यूनिंग बदली जा रही है। क्वेश्चन की ट्यूनिंग समझने की कोशिश करिए, बहुत गहराई की बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस जो मैं बात कर रहा हूं, इन क्वेश्चंस में अब आपको एक चीज और भी ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन एक सिंपल सा बनाया गया, जैसे मैं बात कर रहा हूं, द कॉम्प्लेक्स MnH2 MnH3 का होल ट्वाइस Cl2 does not show geometrical isomerism if the central metal atom नीचे ऑप्शन आपको दे दिया जा रहा है। तो अब नीचे ऑप्शन आपको, अब देखिए क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन ने अब डायरेक्ट नहीं कुछ क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ने घुमा दिया कि एक्सेप्शन लगा दिया, जिसे मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि एक्सेप्शनल केस लगा दिया। तो अब यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन दिया है, निकल डाई पॉजिटिव, बी ऑप्शन दे दिया आपका Cu डाई पॉजिटिव, सी ऑप्शन आपका दिया जिंक डाई पॉजिटिव और डी ऑप्शन आपका दे दिया है इन्होंने प्लेटिनम डाई पॉजिटिव। इस तरीके के क्वेश्चंस को भी बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। यहाँ पर हालांकि मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि आंसर जो है वो जिंक डाई पॉजिटिव है, यानी कि जिंक डाई पॉजिटिव का मतलब है कि इसकी डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी और जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी तो ये लिगेंड को एक्सेप्ट करने के लिए
फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा और फिर ये अपनी sp3 कंडीशंस में चला जाएगा। कोशिश यही भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूं तो जिंक डाई पॉजिटिव में यहाँ आर्गन हो जाता है और यहाँ पर आपका आ जाता है 3D और 3D और यहाँ 4s आपका 0 हो गया और 3D में आपका 10 हो गया। और यहाँ पर लिगेंड आपके 4 आने हैं, जब 4 आने हैं तो इसका मतलब हुआ कि S ये हो जाएगी, P की 3 जाएगी, तो सिंपल सी बात है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा। यहाँ से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा, लिगेंड इसको जो है वो एक्साइटेशन की कंडीशन में नहीं पहुंचेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये बन रहा है कि यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन की ट्विस्टिंग कहाँ जा रही। तो अब एक चीज़ तो ये ध्यान देना है, दूसरी कंडीशन आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि अगर अधिकतर क्वेश्चन ऐसे भी बनने लगे हैं, जैसे मैं आपसे कहने की कोशिश करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये भी कहता है कि ये मैंने कंपाउंड लिया पायराडीन, ये मैंने कंपाउंड आपका पायराडीन लिया, पायराडीन पर अगर मैं रिएक्शन, यहाँ पर मैंने क्या किया, रिएक्शन दी फिर नाम पूछा, यानी यहाँ पर NaNH2 बोला कि यहाँ पर NaNH2 लिख लीजिए और यहाँ पर आप सेकंड में आप वाटर लिख लीजिए, ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी पैराडीन में, और टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस दीजिए और यहाँ प्रोडक्ट में देखिए रिएक्शन दे दी जा रही है। और आपसे पहले पूछा जाता था कि भाई जो है नीचे ऊपर नाम दे दिया फिर रिएक्शन पूछिए, यहाँ NH2 बना दिया, तो ऑप्शन दिया गया कि भाई पहला बताइए कि ये क्या कार्बेल एमीन रिएक्शन है, क्या ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, तो भाई साहब ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन तो है नहीं। बी पार्ट दिया गया, क्या ये चीची बाबिन रिएक्शन है, तो ये चीची बाबिन मैंने इंपॉर्टेंट भी बताई थी, चीची बाबिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और चीची बाबिन रिएक्शन ही ये है। और सी पार्ट आपका दिया है सैंडमेयर रिएक्शन है, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन भी नहीं है। डी ऑप्शन आपका पूछा गया कि नन ऑफ द अबव, नन में चला जाएगा। तो फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई इसका आंसर जो है वो चीची बाबिन रिएक्शन है। तो मैं ये जानता हूं कि क्वेश्चन में जो ट्विस्टिंग लगातार मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि क्वेश्चन को अंदर से उठाया जा रहा है, फार्मूले उठाए जा रहे हैं और फार्मूले भी वो लिए जा रहे हैं जो फार्मूले हमारे टच में कम रहते हैं। यानी कि अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो फार्मूले भी वही उठाए जा रहे हैं जो टच में कम रहते हैं। तो यहाँ फार्मूले भी आपको वही ध्यान देना पड़ेंगे। जैसे कि आपने पूछा था कि जूल थॉमसन का फार्मूला भी 2021 में पूछा गया था, तो वो भी आपको ध्यान देना है। अधिकतर रिएक्शंस के प्रोडक्ट भी पूछे गए कि जैसे मान लीजिए कहीं पूछा गया कि C6H5 CONH2 को अगर P2O5 की प्रेजेंस में गर्म कर देते हैं, तो भाई P2O5 की प्रेजेंस में गर्म करोगे वाटर निकल जाएगा, जब वाटर निकल जाएगा बनेगा क्या, C6H5CN प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरीके के रिएक्शन फार्मूले पूछे गए हैं। तो अब आपको जो तैयारी करनी है, यानी कि जो वेरिएशन ऑप्शंस में जा रहा है, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये सिर्फ है कि जो वेरिएशन जा रहा है, यानी कि सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन है उन ऑप्शन में जो वेरिएशन यानी डिस्टिंग्विश है, डिफरेंस है, वो बहुत ही कम दे रहे हैं। वेरिएशन बहुत माइन्यूट कर दिया गया है, ये मान के चलिए बहुत थोड़ा कर दिया गया। जैसे कहीं पर देंगे तो कैडमियम के साथ में मरकरी लगा देंगे, कैडमियम सेकंड लगा रहे हैं तो यहाँ मरकरी सेकंड लगा रहे हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करना जो है वो टिपिकल कर दिया गया है। ऑप्शन में डिफरेंस जो है करना जो है वो टिपिकल हो गया, डिफरेंस करना टिपिकल बना दिया गया है। तो ये सब जानकारी आप अपने पास में रखिए, टिपिकल हो गया है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि पेपर को मैंने देखा, 2013 का भी पेपर अब मैं आपको सामने रख देता हूं, 2016 का भी पेपर आपके सामने रख देता हूं, 2016 का भी पेपर आपके सामने रख देता हूं और इसी के साथ साथ मैं 2021 का पेपर रख देता हूं। आपको डिफरेंस पेपर ही बता देंगे कि आखिरकार पेपर में डिफरेंस कहाँ जा रहा है, ये चीज़ भी बताने की कोशिश करूंगा। और अधिकतर एक कैटेगरी के क्वेश्चन पर और ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वो क्वेश्चन है अरेंजिंग ऑर्डर, जिस पे मैंने लगातार बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अरेंजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन पर भी आप विशेष ध्यान दें, अरेंजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन भी बहुत ध्यान दें। तो अब आखिरकार कितनी कैटेगरीज बनी टोटल क्वेश्चन की, इन पर भी हम लोग विशेष ध्यान दे लेते हैं। नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं कैटेगरी नंबर 1 लेता हूं, कैटेगरी नंबर 1, तो सबसे पहले यहाँ पर दूंगा डिस्क्रिप्टिव को एमसीक्यूज में लाए ये लोग,
डिस्क्रिप्शन जो वाले क्वेश्चन थे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को इन्होंने कन्वर्ट किया एमसीक्यूज में। ये काम अब लोग करने लगे हैं, मतलब एक्सपर्ट ये काम करने लगे हैं। दूसरा काम ये किया गया है कि जो अरेंजिंग ऑर्डर के क्वेश्चन हैं उनको लिया गया, अरेंजिंग ऑर्डर को लिया गया। ये अगली पीजीटी के लिए बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। अरेंजिंग ऑर्डर को भी लिया गया, अरेंजमेंट चाहे वो एसिडिटी का हो, एसिडिक नेचर का अरेंजमेंट हो, चाहे बेसिक नेचर का अरेंजमेंट हो, बेसिक नेचर का अरेंजमेंट हो, चाहे आपका वो स्ट्रेंथ का मामला हो, है ना, स्ट्रेंथ का मामला हो, या स्टेबिलिटी का मामला हो, स्टेबिलिटी का मामला हो, या फिर किसी भी करेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाए। इन सब चीज़ों का रिएक्टिविटी ऑर्डर हो सकता है। मतलब ओवरऑल आप मेरे कहने का मीनिंग समझ गए होंगे कि अरेंजिंग ऑर्डर में हम लोग किस लेंथ पर जा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी आपकी कैटेगरी नंबर 1 ये हो गई। कैटेगरी नंबर 2 मैं इसे ले आता हूँ, कैटेगरी नंबर 2 ये लगाई गई। तो यहाँ पर मैं अलग करता चल रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। ये कैटेगरी नंबर 1 हो गया, ये कैटेगरी नंबर आपका हो गया साहब 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चन जो और खूब आ रहे हैं वो है मैच द कॉलम। तो कैटेगरी नंबर आपका 3 यहां पर मैच द कॉलम में चले गए, मैच द कॉलम। और ये मैच द कॉलम का जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अधिकतर ये क्वेश्चन ये लोग जो हैं वो देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए उठा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वहीं से ही ये क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्डर आप देख लीजिए बहुत आए होंगे, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आया होगा, रिएक्शन करने का ऑर्डर आया होगा, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आए हैं। तीसरा जो क्वेश्चन मैंने नोटिस किया है वो भी आपको दे रहा हूँ। चौथा कैटेगरी नंबर 4 है ना, कैटेगरी नंबर जो हो जाता है आपका 4। अब फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ मुझे जो दिखाई दे रहा है वो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे कि मान लो कौन ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी वैलेंसी इतनी है, इन सब चीज़ पर भी बड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उस पर भी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट पर किन किन बातों का ख्याल रखोगे। नंबर 1 पहला पॉइंट आपको देखना है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पर जो वेरिएशन है वो रिड्यूसिंग पावर यहीं से निकाल देते हैं, रिड्यूसिंग पावर पे क्वेश्चन बना देते हैं, रिड्यूसिंग पावर पे बना देते हैं। नंबर 2 ऑक्सीडाइजिंग पावर पे भी बना देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर पे भी बना देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट की भी बात यहीं से कर लेते हैं। ये सब चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, इन चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी चीज़ें भी आप तैयार करिएगा। और साथ ही साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट से वो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि कौन स्टेबल ज़्यादा है, कौन स्टेबल कम है। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन भी मैंने नोट किए हैं जिनको मैंने डिस्टिंग्विश किया हुआ है। और दूसरा टेम्परेचर के इफेक्ट पर भी क्वेश्चन बनाए गए। अगर आप उठा करके देखिए तो टेम्परेचर के इफेक्ट पर भी क्वेश्चन बने हुए हैं और उन टेम्परेचर के इफेक्ट से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट और यानी कि कैटेगरी नंबर अगर मैं 5 लाता हूँ, कैटेगरी नंबर जो है 5 लाता हूँ, तो कैटेगरी नंबर 5 में मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पर ये लोग टेम्परेचर की डिपेंडेंस पर भी क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं। यानी टेम्परेचर को मैं फोकस करूँ और साथ ही साथ इसके अंदर मैं आपसे ये कहूँ कोल्ड और डाइल्यूट वाली कंडीशन का एक आध क्वेश्चन जो है, कोल्ड डाइल्यूट और हॉट एंड कंसनट्रेटेड इन पर भी क्वेश्चन जो है वो बन जा रहा है। तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिए आप अच्छे से। इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि आपको आसानी से। और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन और भी है जो जिसको भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन कहीं पूछा गया है जैसे कि फोरोन क्या होता है ना, या बेट थ्योरी किसने दी थी, इस तरीके के, यानी डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो नेम
यानी कि नेम रिएक्शंस के हो सकते हैं, कंपाउंड के हो सकते हैं, नेम रिएक्शन के हो सकते हैं, कंपाउंड के हो सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी थ्योरी का एक्सप्लेनेशन भी थ्योरी का एक्सप्लेनेशन या प्रिंसिपल भी हो सकता है, थ्योरी का प्रिंसिपल भी हो सकता है। ये आप मान के चलिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आप अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। फार्मूले को चेंज करके भी पूछे गए हैं, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऑप्शन मैं ये भी बढ़ा रहा हूं कि फार्मूले को चेंज करके भी बहुत जगह पूछा गया है, तो कैटेगरी नंबर जो है, कैटेगरी नंबर मैं 6 आपसे कहता हूं, चेंज इन फार्मूला, चेंज इन फार्मूला, इसको भी ध्यान में रखते हुए तो क्या होता है कि अपनी स्टडी के लिए आपको एक बेटर प्लान करना पड़ेगा, उस बेटर प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। और अब अनुसार 1 जनवरी से ये प्लान चेंज करके, यानी कि बहुत सारी मेथडोलॉजी को बदला है, और उस मेथडोलॉजी को बदलता हुआ बैच बनाने जा रहे हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये स्ट्रेटजी बैच है, और इस स्ट्रेटजी बैच में मैंने ये काम ये किया हुआ है, मैं बता रहा हूं आपको, स्ट्रेटजी बैच में ये काम किया। अब चैप्टर वाइज स्टडी नहीं करना है, चैप्टर वाइज स्टडी में दिक्कत आ रही, चैप्टर वाइज स्टडी में क्वेश्चंस, यानी कि अब मैं कैटेगरी वाइज क्वेश्चन की मतलब तैयारी कर रहा हूं, और उस कैटेगरी वाइज में ही आपको फायदा मिलेगा, ये मान के चलिए। ठीक है ना, कैटेगरी वाइज अगर फायदा क्या मिलेगा, कैटेगरी वाइज में जैसे कि मैच द कॉलम के आपने सब तरीके कर लिए, फिर आपने जो है वो नेम रिएक्शन के सभी क्वेश्चन कर लिए, फिर आपने मान लीजिए रिएक्शन के सभी क्वेश्चन कर लिए, फिर आपने इंटरमीडिएट के सभी क्वेश्चन कर लिए, फिर आपने किसी के फार्मूले के सभी क्वेश्चन, अरे एक एक क्वेश्चन मतलब तरीका बदल दीजिए स्टडी का। अगर आपने ये तरीका बदल दिया तो फिर मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला पीजीटी का एग्जामिनेशन आपका होगा, और यही एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अपने ढंग से नोट्स बनाइए, अपने तरीके से नोट्स बनाइए, आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा यही पीक पॉइंट होता है, एक बात आपको और बताऊंगा, यही पीक पॉइंट होता है कोचिंग का। अधिकतर जितने भी हमारे साथी हैं वो 11-12 की कोचिंग पढ़ाते हैं, और 11-12 की कोचिंग में वो पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहते हैं, और उसी समय हो जाता है पीजीटी का पेपर। और जैसे ही उसी समय अक्सर यही हुआ ही है, मैक्सिमम पीजीटी के पेपर तभी हुए जब पीक पॉइंट चल रहा होता है कोचिंग्स का, और जब कोचिंग्स का पीक पॉइंट चल रहा होता है तो कैंडिडेट ध्यान नहीं दे पाता है, इस वजह से वो सिलेक्शन में मात खा जाता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, अपना पढ़ाते रहिए और थोड़ा सा समय निकालते रहिए। अगर यही समय आप निकालते रहे ना तो सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाएगा, ये भी जान लीजिए। आप इंतजार मत करिए, प्लान करिए, स्ट्रेटजी करिए।